तो इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे? इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होती है। और उसके बाद हम लोगों ने टॉपिक कहाँ खत्म किया था कि 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाती है। कहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन? फ्रांस की। और राजा क्या करता, वहाँ का जो किंग रहता है लुइस 16 उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। और जो फ्रांस रहती है वो मोनार्कियल मीन्स मोनार्कियल डेमोक्रेसी में चेंज हो जाती है, ठीक है। अभी तक यही देखे थे ना हम लोग, कि और कुछ भी देखे थे? फ्रांस बिकम अ मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन, ये हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज हो गया था फ्रांस। कब? 1791 में। लेकिन देखो तुम लोग से उसी दिन डिस्कस कर रहे थे जब लास्ट चैप्टर टॉपिक पर आ रहे थे, तो बताए थे ना कि राजा को एक्सेप्ट वैसा नहीं था कि वो हैप्पीली एक्सेप्ट कर गया था वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी था, क्योंकि किसी भी किंग को ऐसा ऐसा नहीं है, हैप्पी वो नहीं होगा जब उससे आप पावर लीजिएगा वो। लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि अगर जो हम इसको डिनाई करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन राजा एक्सेप्ट तो कर लेता है, लेकिन उसे प्रॉब्लम ये होती है ना कि वो एक सेक्रेटली वो दूसरे राजा मतलब जो उसके बगल वाले कंट्री से राजा है। जैसे कि मान लो जैसे कि पर्सिया से, पर्सिया एक, जैसे फ्रांस है ना, वहाँ पे एक पर्सिया भी थी, स्टेट, राज्य। वहाँ के रूलर से उसने बात किया कि हमारे यहाँ विद्रोह हो रहा है, हमारे खिलाफ विद्रोह हो रहा है, रिवॉल्यूशन हो रही है, रिवॉल्ट हो रही है, तो आप मेरी मदद करिए, ठीक है, फाइट करने में। तो एक तरीके से ये सेक्रेट क्या हो जाता है, सेक्रेट संधि साइन करता है, ट्रीटी साइन कर लेता है पर्सिया के राजा से। तो वही हम लोग को अभी इस टॉपिक में यही देखना है, फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। तो अब देखो बुक देखो तुम लोग, द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। मतलब कि 1789 के बाद भी क्या, मतलब डेमोक्रेसी आने के बाद, मतलब कि नेशनल असेंबली बनने के बाद भी सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस रहता है। उस दिन भी बता रहे थे कि सिचुएशन ऐसा नहीं था कि नॉर्मल हो गया था, अभी भी बहुत सारी चीजें चेंज हो रही थी, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। मतलब फ्रांस में पूरी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस एक तरीके से थी। Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into a secret negotiation with the king of Persia। देखो यही बता रहे थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन कर लिया था, एक्सेप्ट तो कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन को, बट वो सेक्रेटली क्या कर रहा था कि पर्सिया के किंग से बात कर रहा था, ठीक है। सीक्रेट सीक्रेट तरीके से क्यों बात कर रहा था? क्योंकि उसे डर था कि अगर जो कहीं फ्रांस के लोगों को पता चल जाएगा कि हम पर्सिया से क्या बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें मार दिया जाए या फिर हमें डिस्टर्ब किया जाए। तो इसीलिए वो सीक्रेट छुपा के बात करना चाह रहा था, मतलब फ्रांस के लोगों को पता नहीं था कि वो पर्सिया के राजा से बात कर रहा है। और बात क्या करने का, उसका बात करने का पॉइंट क्या था? बात करने का पॉइंट ये था कि वो चाहता था कि पर्सिया का राजा फ्रांस पे हमला करे। फ्रांस पे अब हमला होगा तो राजा को प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब राजा पावर में नहीं है, अब नेशनल असेंबली पावर में है, ठीक। इसीलिए वो चाहता था। रूलर्स ऑफ द नेबोरिंग कंट्री टू वेयर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन द फ्रांस एंड made plans to send troops to put down the events that he had been taking place there since the summer of 1789। और देखो जो घटनाएं फ्रांस में हो रही थी, उस घटनाएं से बाकी जो नेबरहुड के जो किंगडम थे, जो रूलर थे, वो भी काफी ज्यादा घबराए हुए थे। घबराए क्यों हुए थे? क्योंकि उनको लग रहा था कि फ्रांस के लोग इतना ज्यादा विद्रोह पे राजा के खिलाफ उतर चुके हैं, तो अगर जो यही चीजें, मतलब यही थॉट, यही सोच अगर जो फ्रांस के बाहर गई, मतलब हमारे देश में भी यही सोच आ गया कि राजा अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो हो सकता है हमारे देश के लोग भी हमारे खिलाफ आवाजें उठानी शुरू कर दें। तो वो डेवलपमेंट से काफी ज्यादा घबराया हुआ था। वो वैसे भी नहीं चाहता था कि फ्रांस में लोग इतना ज्यादा अच्छा सोचे या फिर इतना ज्यादा डेमोक्रेसी है। तो वो उसके लिए भी क्या मतलब फ्रांस के किंग को हेल्प करना चाह रहा था, ठीक है। क्योंकि उसे 17 समर मतलब जुलाई 14 जुलाई से ही देख रहा था कि फ्रांस में क्या क्या घटनाएं, तो इन सारी चीजों से सबको बचना था, सारे रूलर को डर था एक तरीके से, ठीक है। तो यही बोल रहा है। और और इससे लड़ाई करने के लिए फिर फ्रांस के लोग भी एकजुट हो जाते हैं
कि उनके देश पे अगर जो कोई दूसरा बाहरी हमला होता है तो हम एक साथ मिल के लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि नेशनलिज्म वाली भावना थी अभी भी। तो एक तरीके से यही है। ठीक है, देखो यहाँ पर द किंग रिलक्टेंटली एक्सेप्टेड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। रिलक्टेंटली मतलब होता है ना कि जबरदस्ती तरीके से, एक तरीके से बोल लो कि उसे मन नहीं था खुद मतलब एक्सेप्ट करने का, बट वो क्योंकि उस पर प्रेशर था लोगों का, इसीलिए उसे एक्सेप्ट करना पड़ा। ठीक है, तो ये चीजें बोल रही है। ऑन जून 20 1791 द किंग एंड हिज फैमिली सेट आउट ऑफ द बॉर्डर इन अ कैरेज। ठीक है, और 20 जून को 1791 को जो वहाँ का किंग रहता है, लुइस 16 जो रहता है, वो चाहता है कि हम देश छोड़ के भाग जाए, मतलब फ्रांस में हम ना रहे। क्यों? क्योंकि फ्रांस में खतरा है अभी मुझे, क्योंकि अगर जो हम कभी कुछ भी बोलेंगे तो लोग हम पर हमला कर देंगे, इसलिए वो भागना चाह रहा था। द किंग वॉज डिस्गाइज एज अ स्टीवर्ड एंड हिज सन वॉज वियरिंग अ ड्रेस। और ये लोग मतलब छुपने का जो भी तरीका इनको मिल रहा था, अलग ड्रेस पहन लिए, अलग अलग गाड़ी में चढ़ गए, अलग अलग जगह पे छुपते हुए जा रहे हैं, वो सारी चीजें अपनाई जा रही थी। ठीक है, तो ये सारी और लोगों ने इसको पकड़ लिया, उसके बाद लोगों ने इसको काफी ज्यादा डिस्टर्ब किया। तो ये सारी चीजें अभी चल रही थी। ठीक है, और दूसरी तरफ दूसरा कंट्री प्लान कर रहा था, दूसरा कंट्री मतलब दूसरे किंगडम प्लान कर रहे थे कि हम फ्रांस पे हमला करने वाले हैं। ठीक है, और अभी प्लान कर ही रहे थे, तब तक अप्रैल 1792 में क्या होता है कि नेशनल असेंबली जो रहती है, फ्रांस की जो नेशनल असेंबली रहती है, वो वार डिक्लेयर कर देती है। ठीक है, मतलब कि डिसीजन ऐसे नहीं, तुम किसी देश पे कहीं भी डेमोक्रेसी होती है ना, तो वहां पे डेमोक्रेसी में अचानक से डिसीजन नहीं लिया जाता है। पहले सारे लोग जो भी जीते हुए मेंबर, मतलब इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं, वो लोग बैठ के बातचीत करते हैं, तब कोई डिसीजन ली जाती है। तो अभी फ्रांस में क्या था, डेमोक्रेसी थी, वहां पे बहुत सारे जनरल असेंबली में मेंबर थे, तो वो सारे मेंबर एक साथ मीटिंग करते हैं और अप्रैल 1792 को वो क्या बोलते हैं कि हम लोग को पर्सिया पे हमला कर देना चाहिए। इससे पहले कि पर्सिया हम पे हमला करे, हम पर्सिया पे हमला कर देते। और पर्सिया तुमको ऑलरेडी बता चुके हैं कि फ्रांस के नेबरहुड किंगडम थी। ठीक है, ऑस्ट्रिया बिफोर दे कुड सेंड ट्रूप्स टू फ्रांस टू पुट डाउन द रिवॉल्ट दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस सिंस 1789। और देखो ये काम इन्होंने कब किया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया पे पहले ही इन्होंने हमला कर दिया। अभी पर्सिया के राजा रूलर और ऑस्ट्रिया के रूलर अभी प्लान कर ही रहे थे कि हम फ्रांस पे हमला करें, उससे पहले फ्रांस ने हमला कर दिया। तो याद रखना ये बात। ठीक है, दिस वार दिस वाज अ वार ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड अरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। और ये एक तरीके से राजा और लोगों के बीच की लड़ाई हो। ठीक है, मतलब ये मत सोचना कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ रही है ना। यहाँ पे बात ये है कि राजा अपना बनाना, अपनी पावर को दिखाना चाह रहा है और लोग अपनी पावर को दिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ कंट्री मायने नहीं रखता है, यहाँ लोग और राजा मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि राजा फ्रांस पे हमला इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे शो करना था कि राजा किंग इज द सुपीरियर। ठीक है, और लोगों को ऐसा लग रहा था कि नो, जो सिटीजन है वो सुपीरियर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही थी। द पैट्रियोटिक सॉन्ग दैट बिकेम पॉपुलर वाज मर्सिलीज कंपोज बाय द पोएट रॉबर्ट इसले। द मर्सिलीज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस। ठीक है, और ये मर्सिलीज जो है ये क्या था, वहाँ एक गीत, जैसे यहाँ पर गाना होता है ना, गीत होती है ना, एंथम होता है यहाँ पर, जनगण मन एंथम है ना अपना, तो उसी तरीके से वहां पर मर्सिलीज जो थी वहां पर गाया जा रहा था लोगों में जोश भरने के लिए। ठीक है, और इसके लेखक कौन है, क्या बोल रही हो? प्रॉब्लम है? हाँ, तो समझ में आ रही सबको? बाकी लोग नहीं कुछ बोल रहे हैं, क्या बात? हाँ, जहाँ नहीं आएगा कुछ समझ में, बता देना। ठीक है, और स्क्रीन पे देखते जाना, ऐसा नहीं। किसका? मेरा? अच्छा, नेट स्लो होगा, बट मेरा तो नहीं है स्लो। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं।
तो जैसे यहाँ पर नेशनल एंथम जन गण मन है, वैसे वहाँ पे मर्सिलेज थी। ठीक है, तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आया भी था शायद 9th क्लास के लास्ट एग्जाम में। तो तुम लोग अगर जो कोई होगा सीनियर तो उससे क्वेश्चन पेपर लेके देख सकती है। ठीक है, तो ये कहानी हुई। क्या है? अच्छा, सबके पास अच्छी बात है। समझ में आया इतना सब, आगे बढ़ते हैं। नेशनल असेंबली को कब किया ये काम, वोटिंग कब किया कि ऑस्ट्रिया और पर्सिया से वार करना है कि नहीं? अप्रैल 1792 में, याद रखना। ये लोग वार कब डिक्लेयर करते हैं? देखो वोटिंग पूछेगा तो भी अप्रैल वार। अगर जो पूछेगा कि ऑस्ट्रिया और पर्सिया के खिलाफ पहली बार कब वार डिक्लेयर किया गया, तो अप्रैल 1792। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब वोटिंग की गई कि ऑस्ट्रिया और पर्सिया पे हमला करना है, अटैक करना है। तो इसका वोटिंग बोले या वार डिक्लेयर बोले, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो वो होगा अप्रैल 1792। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग मतलब फ्रांस से, फ्रांस में बहुत सारे लोग आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अब लड़ाई की बारी आई है, अब हमें लड़ना होगा किसके खिलाफ? जो ऑस्ट्रिया और पर्सिया के रूलर हैं उनके खिलाफ। ठीक है, among the patriotic song they song was Merciless, composed by the poet Robert de Lisle। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बता चुके हैं तुम लोग को। और ये सबसे पहले उसी समय गाया गया था, कब? जब पर्सिया और ऑस्ट्रिया पर हमला करने जा रहे थे ये लोग। और इसमें सब लोग शामिल थे, मीन्स मैन वोमेन सारे लोग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल शामिल था फीमेल नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, मेल फीमेल दोनों था। इतना तक समझ में आ गया? और इस फाइट करने के लिए मतलब ये लोग जो भी फाइट कर रहे थे, तो आर्मी भी ज्वाइन कर रहे थे, ये लोग सीक्रेट सोसाइटी भी बना रहे थे। सीक्रेट सोसाइटी क्यों बना रहे थे? क्योंकि इन्हें डर था कि अगर जो हम ओपनली कोई सोसाइटी बनाएंगे तो रूलर डायरेक्टली हमला कर सकता है। ठीक है, तो ये लोग सीक्रेट तरीके से सोसाइटी बनाते थे। और सोसाइटी बनाते क्यों थे? वो इसलिए बनाते थे ताकि जो बाकी लोग नहीं समझ पा रहे कि इसका प्रॉफिट क्या है, मतलब जो हम डेमोक्रेसी लाना चाह रहे हैं उसका प्रॉफिट क्या है, तो उसको बताना, मतलब लोगों को कन्विंस करना कि हाँ आप राजा के खिलाफ लड़िए। ठीक है, तभी हमारा प्रॉफिट होगा, अगर जो नहीं तो राजा प्रॉफिट ले रहा है। तो ये सारी चीजें सोसाइटी में दी जा रही थी। द मेंबर्स ऑफ द जैक, और एक जो ग्रुप का नाम था ना, उसको जैकोबियन क्लब बोलते हैं। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबियन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रोस्पेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और जैकोबियन क्लब में ज्यादातर वही लोग शामिल होते थे जो परस्परस नहीं थे, मतलब कि जिनके पास क्या बोलते हैं, सोसाइटी में ज्यादा अच्छी हालत नहीं थी। ठीक है, मतलब वीकर सेक्शन थे वो एक तरीके से। जैसे कि देखो उसमें इंक्लूड हो जाते थे स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिसियन, शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, ये सारे लोग, बुक पढ़ना सब। A large group among the Jacobians decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by the uh, dock workers. This was to set themselves apart from the fashionable section of society, especially nobles who। और देखो बहुत सारे लोग ने ये भी डिसाइड कर लिए कि हम लोग कपड़े भी सेम पहनेंगे और अलग तरीके से पहनेंगे, जो नोबल्स पहनते हैं वैसे नहीं पहनेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से कपड़े से भी शो करना चाहते थे कि हम नोबल्स, जो कलर्जी ग्रुप है, जो किंग है, उसके खिलाफ है। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? हाँ, अब नेक्स्ट ये देखो। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबियंस प्लान टू insurrection of a large number of Persians who were angered by the short supplies and high price of food. Okay. On the morning of August 10, they stormed the place of Tulsirid, massacred the king guards, and held the king himself as a hostage for several hours. देखो
और यहाँ पर धीरे धीरे ये क्या होती है, लोग इससे भी नाराज हो जाते हैं कि जो प्राइस है, मतलब फूड ग्रेन की जो प्राइस है, जो ब्रेड की प्राइस है, वो काफी ज्यादा इंक्रीज होती है। तो वो बहुत सारे जो किले होते हैं वो भी राजा का तोड़ने लगते हैं, बहुत सारे लोगों को कैद कर लिया जाता है। मतलब एक तरीके से अभी भी देख रही है, राजा और जो जनता है उसके खिलाफ, मतलब दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। तो ये बेसिकली तुमको इससे अंदाजा लग रहा है कि अभी फ्रांस में कितना ज्यादा डिस्टरबेंस चल रहा है, मतलब सिर्फ लड़ाई लड़ाई लड़ाई। मतलब पिछले 2-3 साल से लगातार फ्रांस में डिस्टरबेंस है, एक तरीके से पूछो तो। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड अ कन्वेंशन। और जो नया इलेक्शन इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो नया इलेक्टेड असेंबली बनती है, उसे कहा जाता है कन्वेंशन। ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस एज अ रिपब्लिक। ठीक है। और अब देखो, वहां पे जो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन थी, अब वो चेंज हो गई रिपब्लिक में। मतलब कि अब राजा भी नहीं है। पहले तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो राजा को बना दिया गया था हेड ऑफ द स्टेट, क्योंकि राजा ने एक्सेप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका मतलब कि राजा हेड है स्टेट का। ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब राजा जो भी नाम के लिए, पहले नाम के लिए राजा था, अब जो भी नाम के लिए था उसको भी हटा दिया गया। मतलब अब राजा का नाम ही खत्म। तो अब इसको, ये ऐसा जब होता है ना तो उसको रिपब्लिक बोलते हैं। जैसे इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री। ठीक है। मतलब यहाँ के जो हेड होते हैं, हेड ऑफ द कंट्री जो होते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं। तो किसी भी कंट्री का जब हेड इलेक्टेड हो तो उस कंट्री को रिपब्लिक बोलते हैं, इतना याद रख। ठीक है। तो इसीलिए इंडिया रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है। ये सारी चीजें। एज as you know, a republic is a form of government where the people elect the government including the head of the government। ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पे तुम्हारा डिफिनीशन भी दिया हुआ है कि रिपब्लिक किसको कहते हैं। तो अगर जो हम डेमोक्रेसी पढ़ाएं तो कंफ्यूज मत होना। तो अभी से ही इसको अगर जो अंडरलाइन करना चाहती है तो कर लो बुक में। देयर इज नो हेरिडेटरी मोनार्की, मतलब अब वहां पे कोई मोनार्कियल सिस्टम नहीं है। मोनार्कियल सिस्टम ऑलरेडी बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। लुइस 16 was sentenced to death by court on the charge of treason। ठीक है। लुइस 16 को क्या कर दिया जाता है, सजा सुनाई जाती है। सेंटेंस टू डेथ मतलब मौत की सजा सुनाई जाती है। ताजिर अता हिंद के तहत मुजरिम लुइस 16 को मौत की सजा सुनाई जाती है। ठीक है। तो सेम कहानी वहां पे भी होता है। और किस चार्ज में, चार्ज क्या रहता है, मतलब चार्ज मतलब होता है कि किस बेसिस पे, मतलब उसका गुनाह क्या रहता है। गुनाह भी तो बताना होगा ना। किसी को ऐसे ही तो थोड़ी बोल सकती है कि उसको मौत की सजा सुनाई जाए। ठीक है, मौत की सजा हो गई, लेकिन किस आधार पे मौत की सजा हो। तो ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। क्या? हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? वाह, गूगल बगल में रखी है लगता है। चलो, अच्छी बात। तो ट्रीजन मतलब होता है देशद्रोह। मतलब देशद्रोह मतलब तो सबको पता होगा। हाँ या ना? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, देशद्रोह उसको देशद्रोह उसको बोलते हैं ना, जो देश के खिलाफ काम करे। ठीक है। तो मीन्स लुइस 16 को ये माना गया कि उसने देश के खिलाफ काम किया है, तो इसीलिए उसे सजाए मौत दी जाए, मतलब सेंटेंस टू डेथ। ठीक है। अब देखो, रिगेन ऑफ द टेरर मतलब कि टेरर का वापस से आना। एक तरीके से मतलब अब देखो कि धीरे धीरे जो मोनार्कियल था, मोनार्की में लोग क्या थे, सब लोग डरे हुए रहते थे राजा से। तो फिर जब राजा चला गया तो सब लोग थोड़े से रिलैक्स हुए कि चलो अब राजा चला गया, अब हम लोग रिलैक्स हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि वापस से जो खौफ था, मतलब जो वो डर था, वो वापस से आना शुरू हो गया। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर्ड एज द रिगेन ऑफ द टेरर। ठीक है। मतलब कि वापस से क्या हो गई, टेरर आना शुरू हो गई इस पीरियड में, 1793 में और 1794 में। रॉबिस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। जो नए ये थे, मतलब जो नई सरकार थी,
वो क्या कर रही थी, बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही थी और बहुत ज्यादा पनिशमेंट दे रही थी एक तरीके से। मतलब कि जो पहले चला गया था वो नहीं, लेकिन जो नया गवर्नमेंट आया और वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी और ज्यादा पनिशमेंट दे रही थी। All those whom he saw as being enemies of the republic, ex-nobles and colored, the members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his method, were arrested, imprisoned, and then tried by the revolutionary tribunal. देखो इसमें क्या हो रहा था, ये क्या कर रहे थे, ये ऐसा कर रहे थे ना, मतलब ये जो नई गवर्नमेंट थी, जो नए प्रधानमंत्री बने थे, जो नए हेड बने थे गवर्नमेंट की, उनका ये मानना था कि जो भी रिपब्लिक के खिलाफ होगा, मतलब आपका सोच भी अगर जो रिपब्लिक के खिलाफ है तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपको सजा सुनाई जाएगी। और ये रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल्स को दे देते थे, मतलब जो आंदोलनकारी होते थे उनको छोड़ देते थे कि जो तुमको करना है करो इसके साथ। तो वे एक तरीके से ये बहुत बुरी चीज थी, ठीक है। क्योंकि मान लो ऐसा हो सकता है ना कि डेमोक्रेसी में क्या होती है, सब लोग अपने अपने थॉट रखने के अधिकार होते हैं सबके पास। तो अब जब देश आजाद है तो अब तो हम थॉट रख, पहले क्या था, राजा के समय में तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि राजा गुस्सा हो जाएगा, तो लोग राजा से डरते थे। लेकिन अब देश आजाद हो गया, अब अपनी सरकार है, तो अब तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो लोग यही सोच रहे थे, लेकिन अब दिक्कत थी कि अभी भी आप कुछ भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अभी भी जो आपका किंग है, मतलब किंग नहीं, मतलब आपका जो गवर्नमेंट है, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि आप रिपब्लिक के खिलाफ बोलिए, ठीक है। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वेयर गिलिटेंड। द गिलिटेंड इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड अ ब्लेड विथ विच अ पर्सन इज beheaded, ठीक है। अब देखो, अगर जो कोर्ट को ये लगता था कि हाँ हाँ सही में ये रिपब्लिक के खिलाफ सोचता है, बोलता है, तो वो उसको सजा सुनाते थे गिलिटेंड का मतलब कि दो, क्या बोलते हैं, दो पिलर में उसको बांध देंगे और बीच में ब्लेड लगा होता था और ब्लेड से काटेंगे। समझो कितना खौफ होता हो। तो एक तरीके से ये वापस से खौफ, मतलब ये तो जो राजा था उससे भी ज्यादा डरावना सीन हो गया, सिचुएशन हो गई थी। रॉबेस्पियर्स गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेज एंड प्राइसेस। और इसकी जो रॉबिस्पियर की गवर्नमेंट थी वो ये भी कर दी, सीलिंग मतलब जानती हो सब। हाँ, सीलिंग मतलब होता है ना, मैक्सिमम सीलिंग होता है ना, मतलब किसी चीज पे आप रोक लगा देती हैं जब आप डिसाइड करने लगते हैं। जैसे सीलिंग उसके लिए होता है ना कि जब गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमको इस रोकना है। जैसे कि कल मान लो गवर्नमेंट ने पेन के प्राइस पे सीलिंग लगा दी। तो सीलिंग का, पेन की प्राइस पे सीलिंग लगाने का आने का मतलब ये हुआ कि मान लो कि कोई पेन है, तो मान लो सीलिंग प्राइस 10 लगा दिया, तो अब कोई भी पेन मार्केट में आएगा ना तो वो 10 से ज्यादा का नहीं बेच सकती, दुकानदार नहीं बेच सकता। तो ये बोलते हैं कि मैक्सिमम सेलिंग प्राइस इसका 10 है पेन का, ठीक है। अगर जो 11 रुपया हुआ पेन का प्राइस, तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी, तुम्हें को अरेस्ट कर सकती है, मतलब जो सेलर है उसको अरेस्ट कर सकती है। यही काम कहाँ पे हो रहा था, वो जो रोबेस्पियर गवर्नमेंट थी वो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस लगा रही थी, मतलब कि सारे सामान पे डिसाइड हो रहा था कि इसका दाम 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब हर चीज पे। तो ये एक तरीके से नुकसान था, जो व्यापारी थे उनके लिए नुकसानदेह था। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा दाम पे अब सामान नहीं बेच सकते थे, उनको हर समय यही सोचना होता था कि इसी में हमको बेचना है। जैसे पेन का जो सेलर है, अब उसको सिर्फ यही बोला जाए कि 10 से ज्यादा का पेन तुम नहीं बेच सकते, तो मान लो उस 15 में बेचना चाह रहा होगा या फिर उसका 15 में बिक रहा होगा पेन, तो अब तो उसको 5 रुपए लॉस लग रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, व्यापारी एक तरीके से नाराज हो जाएगा। दूसरा, वेज पे भी उसने सीलिंग लगा दी, मतलब कि अब वेज भी ज्यादा नहीं दे सकते। अब ऐसा हो कि 150 से ज्यादा किसी को तुम दे ही नहीं पाओ दोगे। अगर जो 150 से ज्यादा किसी को वेज दोगे तो तुम अरेस्ट हो जाओगे। तो अब जो वर्कर क्लास है, अब वो क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पहले मान लो 200 मिलते थे तो अब 150 ही मिलेगा उसे। तो अब दो देखो, व्यापारी भी, बिजनेस क्लास में जो जो इन्वेस्टर है वो भी नाराज चल रहा है, और जो वर्कर है, जो लेबर क्लास है, वो भी नाराज चल रहा है। तो इसी दोनों का तो पॉपुलेशन किसी भी कंट्री में ज्यादा रहती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ही ले लो, बहुत सारे ऐसे हैं जो काम करते हैं तो उनको वेज ज्यादा चाहिए, व्यापारी है तो उनको प्राइस ज्यादा चाहिए, और तुम दोनों पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, मतलब दोनों तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। तो यही है, मीट एंड ब्रेड वेयर राशन
peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at a price fixed by the government। देखो पीजेंट्स को क्या बोला जाता था, प्राइस पहले से फिक्स कर दी जाती थी और उनको फोर्स किया जाता था कि आप अपने ग्रेन को अपने खेत से ले जाके सिटी में ले जाइए और सिटी में जो गवर्नमेंट ने प्राइस डिसाइड किया उसी प्राइस पे सेल कीजिए। तो अब देखो मतलब एक तरीके से हो गया ना कि अब मान लो जैसे मोकामा से हो गया, अब मोकामा से कोई फार्मर पटना लाएगा सामान अपना और पटना में भी वो अपने मनमाना ढंग से नहीं बेचेगा, जो सरकार बोलेगी वैसे बेचेगा। तो अब पीजेंट्स को भी प्रॉब्लम होने लगी। द यूज ऑफ मोर expensive while flour was forbidden, all citizens were required to eat the pain equally bread। मतलब अब ये भी था कि जो मतलब जो क्वालिटी होती थी, तो पहले जिसको जितना प्राइस देना होता था उसे अकॉर्डिंग उनको क्वालिटी मिलती थी। मान लो 10 रुपए वाला चावल है, 15 वाला चावल है, 20 वाला चावल है, तो ऐसे लोग खरीदते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या बोल दी कि नहीं, अब सबको 15 वाला ही चावल मिलेगा, अब किसी को कम वाला ज्यादा वाला नहीं मिलेगा। तो अब देखो मतलब एक तरीके से एक तुम देख रही है ना इस सारी चीजों से कि रेस्ट्रिक्शन ज्यादा है। तो अब तुमको ये भी लग रहा होगा कि सर इससे अच्छा तो राजा था, कम से कम टैक्स ही बढ़ा रहा था ना, बाकी चीज में तो छूट थी। लेकिन यहाँ पर सारी चीजों में कंट्रोल है, गवर्नमेंट ने बैन किए हुए। इससे लिए लोग एक तरीके से इस सरकार से बहुत ज्यादा परेशान हो गए। रॉबिस्पेयर pursued his policy so relentlessly that even his supporters began to demand moderation। और इसका पॉलिसी इतना ज्यादा खराब हो गया कि पहले जो इसको सपोर्ट करते थे अब वही इसके अगेंस्ट में आ गए। Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested and on the next day sent to the guillotine। ठीक है, और 1794 में 1794 में इसको भी क्या हो जाती है, सजा सुना दी जाती है। किस बेसिस पे कि आपने गलत काम किया है, और उस फिर इसको भी गिलोटिन मतलब वही दोनों पिलर में बांध दिए, दो पिलर में, और बीच से बड़ा सा ब्लेड लगा के काट दिए। तो देखो कितना खौफ का मंजर उस टाइम होगा फ्रांस में, मतलब कोई भी इंसान आराम से नहीं हो। इतना तक समझ में आया सबको? पूरा डिटेल में जा रहे हैं, एक एक चीज याद होना चाहिए सबको। गिलेटेन क्या है, वहां मर्सलीज क्या है, ये सब एक एक नंबर का क्वेश्चन है। मीटिंग कब होती है, वार कब डिक्लेयर होता है, ये सारी चीजें। कोई बता सकता है आज हम लोग क्या क्या पढ़े? कोई एक। कोई नहीं। हम्म। बताओ। हम्म। 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 बताओ। और बस इतना ही? हाँ बताओ। तो तुम कहाँ सोई हुई थी क्या, बोल नहीं रही थी, बताओ जल्दी। नेपोलियन अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग इसके बाद जो टॉपिक पढ़नी है ना हम लोग को, वो पढ़नी है तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग। डिड वोमेन हैव अ रिवॉल्यूशन? क्या जो महिलाएं इस रिवॉल्यूशन में शामिल थी, और शामिल थी तो कितना, मतलब कि क्या पूरे तरीके से या फिर उनका पार्शियली ये था। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो डिड वोमेन हैव अ रिवॉल्यूशन एक कंप्लीट करेंगे, और दूसरा टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, स्लेवरी मतलब क्या होता है, मतलब उसको बोलते हैं जो काम करवाया जाता है ना जबरदस्ती तरीके से, स्लेव, दास जिसको बोलते हैं। दास मतलब सब समझता है। हाँ, तो इसके बारे में पढ़ना है। तो अगले क्लास में हम लोग दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते, ठीक है।